नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे-राधे दोस्तों। मैं आपका साथी राजगौरव सिंह फिर आज एक नए लेक्चर के साथ आया हूँ, जो कि लेक्चर रहेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, यानी चैप्टर 3। और ऐसे ये जो मैंने पीडीएफ बनाया है, ये चैप्टर 4 का है। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट चैप्टर काट दिया गया, तो ये चैप्टर 3 है, इससे घबराना नहीं है। ये चैप्टर 3 यानी कि लेक्चर 3 होने वाला है। और इसमें हम लोग दोस्तों पूरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानेंगे। हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में, और इस लेक्चर में हम लोग साथियों पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। ठीक है, थोड़ी मेरी हेल्थ सही नहीं है, तो थोड़ा आप उसको एडॉप्ट करिएगा। कुछ प्रॉब्लम हो सकती है मुझे, ठीक है। चलिए हम अपने टॉपिक के बारे में बढ़ते हैं दोस्तों, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है और क्या-क्या इसके प्रॉब्लम, क्या-क्या इसके स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डीप पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों? चलिए, नाउ हम लोग मूव करते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ आखिर होता क्या है। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है दोस्तों, इसमें हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि ड्यूरिंग जब रिप्रोडक्शन के दरमियान जब हमने बात किया था रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में साथियों हम लोगों ने पढ़ा कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ साथ हमने चाहे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, उसके बारे में हमने सारा चीज पढ़ा। अब लेकिन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के पहले या बाद में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसके बारे में हमें पढ़ना है, जिसे हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यानी कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी मैकेनिज्म होती है जिससे संतान उत्पन्न होते हैं, लेकिन जिस भी व्यक्ति के अंदर, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं साथियों, ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है। ये क्या होता है? बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होने की वजह से इस ऑर्गन में कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, अगर हम सावधानी नहीं बरतते हैं, इससे रिलेटेड हमें प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती हैं। और इसी के साथ-साथ रिप्रोडक्शन तो एक बेसिक मैकेनिज्म होता है, जिससे हम अपनी पीढ़ी आगे बढ़ा सकते हैं। यानी रिप्रोडक्शन के द्वारा हम जनरेशन को मूव कराते हैं। अ, ठीक है, जनरेशन मूव कराते हैं वन टू नेक्स्ट। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि बस अंधाधुंध हमें अपने जनरेशन पे ही काम करना है। अगर जनरेशन बढ़ेंगे तो उससे होंगे बच्चे, यानी जिसे हम लोग ऑफस्प्रिंग कहते हैं। इन बच्चों को कैसा फूड देना है, कैसा एजुकेशन देना है, कैसा मेडिकल देना है, इन सभी बातों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। और इन बच्चों से समाज पे, यानी सोशल पे क्या इनका इम्पैक्ट पड़ता है, इसे भी हमें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे आतंकवादी हो जाएँ। हम कोई पेरेंट्स नहीं चाहता है, 4 बच्चे हैं, चारों चारों ऑफस्प्रिंग या तो चोर निकल जाएँ, चारों ऑफस्प्रिंग या डॉक्टर निकल जाएँ, चारों स्प्रिंग जो बच्चे हैं या तो गुंडा बन जाए। तो हमें उन्हें सोशल का जो इम्पैक्ट है इन चारों बच्चों पे, जो ऑफस्प्रिंग है, उन पे बैड इम्पैक्ट क्या होगा, गुड इम्पैक्ट क्या होगा, इसका भी हमें ख्याल रखना है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, ठीक है? तो आइए बेसिक से कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, इसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या इसके हम लोग प्लान बना सकते हैं, स्ट्रेटजी, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों बता दें कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इसका मतलब है टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट रिप्रोडक्शन, जैसे कि फिजिकली जो दोनों पार्टनर हैं, चाहे मेल पार्टनर हो चाहे फीमेल पार्टनर हो, दोनों को फिजिकली किस प्रकार रहना है, उनको इमोशनली एक दूसरे पे कंट्रोल करना चाहिए, उन दोनों का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, और सोशली क्या उनका समाज में कैसा व्यवहार है, इन सब सारी चीजों को हेल्थ के अंदर कंक्लूड किया गया है। ठीक है, और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, तो देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये सब सारी चीज़ आती हैं। फिजिकल क्या हो सकता है, इमोशनली, ठीक है, बिहेवियर, सोशल, और इसी के साथ-साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जैसे कोई एक पेरेंट्स है, उनके 10 बच्चे हो जाएँ, कोई पेरेंट्स उनके 1 बच्चा है, तो समाज क्या सोचता है, समाज क्या उनको बताती है, ये सब सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। कि सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता रहता है कि जो सबसे छोटी नॉलेज, लिटिल नॉलेज ऑफ पर्सनल हाइजीन, सारे देखो जितने भी मिडिल क्लास के फैमिली वाले लोग हैं, उनमें बेसिकली क्या होता है, उन्हें अपने पर्सनल हाइजीन के बारे में नहीं ख्याल रखते हैं। जैसे कोई अगर मदर है, अगर उसकी 2 बच्चे हैं, तो मदर क्या करती हैं कि अपने दोनों बच्चों को जितना भी फूड मिलता है, जो भी कुछ मिलता है, इन दोनों बच्चों को अपने खिला देती हैं। लेकिन वो अपने पर्सनल के बारे में कुछ नहीं सोचती हैं।
चाहे मदर हो, चाहे फादर हो, अपने बच्चे के लिए हर एक चीज़ करते हैं, लेकिन अपने बारे में वो ख़्याल नहीं रखते हैं। इसमें ये भी बताया कि छोटा-सा नॉलेज होना चाहिए अपने पर्सनल हाइजीन के लिए पेरेंट्स को, क्योंकि अगर वो स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो उनके बच्चे भी स्वस्थ नहीं रहेंगे। अगर पेरेंट्स स्वस्थ हैं, तो बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। आप उन्हें इक्वली बाँट के, पार्टिसिपेट करके कि आप अपना ख़्याल रखिए और अपने बच्चों का भी ख़्याल रखिए। हाइजीन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और अपने जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका भी आपको ख्याल रखना है। दिस कॉजेज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और होते हैं, जिसके वजह से अगर हम अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का साफ सफाई नहीं रखते हैं, ठीक है, डेली नहीं नहाते हैं, तो उसपे क्या होते हैं, बैक्टीरिया का अटैक होने की वजह से हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उस पर बुरा प्रभाव होता है, जिसकी वजह से हमें कुछ ऐसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं जो हमें प्रॉब्लम कॉज कर सकती हैं, और आने वाले जो हमारी पीढ़ी होंगे वह डिजीज युक्त होंगी। ठीक है, तो ये पर्सनल हाइजीन के साथ साथ साफ सफाई, यहाँ पे जो पर्सनल हाइजीन की बात की जा रही है वो अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साफ सफाई के बारे में बात की जा रही है। उसी के साथ अर्ली मैरिज लीड टू हाई मैटरनल एंड इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट। अगर जल्दी ही शादी कर दी जाती है, तो इसमें जो माताएँ होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा मात्रा में मृत्यु भी हो जाती है। जिससे कि अगर किसी लड़की की शादी 13, 14 में अगर हो जाएगी, अगर वो माँ बन जाएँगी, तो माँ बनने के बाद वो अपने बॉडी का कब ख़्याल रखेगी? अपने बच्चे को सारा फूड दे देगी, ठीक है? तो उसे खुद नॉलेज नहीं है बच्चे के बारे में, कैसे माँ बना जाता है, कैसे, तो लोग कहते हैं कि जब तुम वो चीज़ बन जाओगे, तुम्हें धीरे-धीरे ज्ञात हो जाएगा। लेकिन भाई उतना समय कहाँ है वो चीज़ सीखने का। अगर आदमी मैच्योर ही नहीं रहेगा, तो उसे बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, जिससे मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। ठीक है? तीसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है, ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, हमारे लोगों में जागरूकता कम होने की वजह से ये रैपिड इंक्रीज होता है पॉपुलेशन की साइज में, कि हमें जानकारी कुछ नहीं है। और इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कुछ लोग का ख्याल है कि 8-10 बच्चे जब तक नहीं होंगे, जब तक 8 से 10 बच्चे नहीं होंगे, तब तक हमें जन्नत नहीं प्राप्त होगा। ये जो प्रकार की एक माइथ है, ये बहुत ही खराब है, जिससे बैड इम्पैक्ट पड़ता है, और इसी के कारण पॉपुलेशन की साइज़ भी बढ़ती जाती है। मैं बता दूँ कि मेरे 2 जनरेशन पहले क्या था कि हर एक पेरेंट्स के कम से कम 8-10 बच्चे हुआ करते थे, कम 12 बच्चे हुआ करते थे, जिनमें से कि 4 या 5 बच्चे तो ऐसे होते थे जिनका कन्फर्म था कि उनका डेथ निश्चित है। किसकी वजह से? ड्यू टू लैक ऑफ फूड की वजह से, ड्यू टू लैक ऑफ हेल्थ की वजह, अगर कोई किसी बच्चे को बीमारी हो जाती तो बच्चा मर जाता था, ठीक है? ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, ठीक है? इन सब, ये सब भी कारण थे, जिसकी वजह से पॉपुलेशन साइज़ बढ़ती गई और लोग 8-10 बच्चे होते थे, लेकिन कभी-कभी किसी के 8 से 10 बच्चे भी बच जाते थे, ठीक है? और क्या प्रॉब्लम होती है? पीपल इनकरेज बिलीफ इन माइस, ठीक है, भगवान पे भरोसा करना, मिसकंसेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटेड इशू, कि अगर हमें 10 बच्चे नहीं होंगे तो हमें जन्नत प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार की जो भी माइथ है, ये सारी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, और इसी के साथ-साथ जो कम एज में जो बच्चियाँ माँ बन जाती हैं, उनकी मृत्यु दर को बढ़ावा देने की ये सबसे बड़ा और घटिया माइथ होती है लोगों में। ठीक है? अब क्या-क्या इसकी स्ट्रेटजी हो सकती हैं कि हम लोग कैसे इससे बचा जा सकता है? हर एक पार्टनर को चाहिए, उन्हें पहले फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, प्रोग्राम बनाना चाहिए। ठीक है? जिसे सरकार ने ये इनिशिएट किया था 1951 में। जो फैमिली प्लानिंग जो लोगों में जागरूकता फैलाए, इसको शुरुआत की गई थी 1951 में। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के अनुसार एक संस्था है जिसे आरसीएच कहा जाता है। ये प्रोग्राम लॉन्च की गई 1997, ठीक है? और इसके दरमियान क्या-क्या लॉन्च किया गया, क्या बताया गया कि जो क्रिएटिंग अवेयरनेस हो, लोगों में जागरूकता ऐसी जागरूकता बनाओ, जो कि लोगों में जागरूकता पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट, कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट हो, सारे लोगों में इसकी जागरूकता फैले। प्रोवाइडिंग, फिर इन्होंने क्या किया, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सोसाइटी, और हमारे समाज में रिप्रोडक्शन की एक ऐसी माइथ को बिल्ड करना है, उसकी रचना करनी है, जिससे लोगों में एक गुड इम्पैक्ट पड़े, जिससे लोग इससे जागरूक हों कि 8-10 बच्चों से कुछ नहीं होता है, 1-2 बच्चे रहेंगे तो उससे हम अच्छे से फूड, उससे हेल्थ, उसका एजुकेशन, उसकी बीमा, हर एक चीज़ हम अच्छे प्रॉपर ढंग से करा सकते हैं, ठीक है? ठीक। और कैसे अवेयरनेस हम फैला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑडियो, विजुअल, एड्स एंड प्रिंट मीडिया। ठीक है। जैसे कि पहले रेडियो आता था, तो रेडियो सखी सहेली के नाम से प्रोग्राम आता था,
टीवी पे एड्स दिखाए जाते थे, कॉन्डोम क्या होता है, ये सब सारे के बैरियर के बारे में कि कैसे हम पॉपुलेशन को अपने बचा सकते हैं। गवर्नमेंट भी इसमें मदद कर रही है, जैसे गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट भी लोग इसमें शामिल हैं। जैसे कुछ ऐसे एजेंसियां हैं जो इसमें इंगेज हैं, जो क्रिएट कर रही हैं अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता फैला रही हैं कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कि आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे आप इससे बच सकते हैं। ये सब सारी चीजें जो है कंक्लूड की गई हैं। इसी के साथ साथ जो इनकरेजिंग इनकरेजिंग सेक्स एजुकेशन बच्चों को देनी चाहिए स्कूल में, गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ यंग माइंड्स, जो हमारे नौजवान बच्चे हैं उनके अंदर एजुकेशन से सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड उनके अंदर बहुत सारी ऐसे माहित होती है जो उन्हें नहीं पता रहती हैं। वो एक दूसरे से छुप छुपा कर उस चीज को वीडियो के माध्यम से या दोस्तों के बारे में इस चीज को जानते हैं, जिससे उनके अंदर एक अलग ही प्रकार की एक्साइटेड होती है और वो गलती करते हैं, जिससे उन प्रॉब्लम में फंस भी सकते हैं। फ्रॉम माइथ एंड मिसकंसेप्शन अबाउट सेक्रेटरी, इससे ये बात तो है। प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सारे बच्चों को इंफॉर्मेशन देनी चाहिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। जब वो किशोरावस्था में हो तब किशोरावस्था युवावस्था में प्रवेश कर रहे हैं तो उनके अंदर कुछ चेंजेस होंगे, कुछ बदलाव होंगे, जिससे उनको अगर एजुकेशन रहेगा तो उन्हें पता चलेगा कि ये सब नेचुरली है। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट होना, उस पे बाल आने, चेहरे पे बाल आने, ठीक है, स्पर्म का बनना, ये सब सारे जो चेंजेस होंगे, इन बच्चों को जब तक नहीं पता होगा तब तक इन बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। फिर सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, ठीक है, उन्हें बताना चाहिए इस हाइजीन के बारे में कि सेक्सुअल प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए, ठीक है, ट्रांसमिटेड डिजीज इससे कम हो, ठीक है, ये सब सारी चीजें इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। एजुकेशन देना चाहिए पीपल अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस पे, केयर ऑफ पेरेंटल मदर्स, postnatal care of the mother and child, importance of breastfeeding, equal opportunity for the male and female child, ठीक है। जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, ठीक है, जैसे जो माई हैं, माँ को बताना चाहिए कि आपको हाइजीन प्रॉपर लेना है, आपको साफ सफाई भी अच्छे से रखना है, क्योंकि आप उसके साथ साथ अपने बच्चे को भी महत्व दे सकती हैं और उसे सुरक्षित रख सकती हैं। क्या महत्व है ब्रेस्ट फीडिंग, अब माँ का दूध पिलाने से बच्चे में क्या फायदा, उसके अंदर इम्यूनिटी बूस्ट होती है, ये सारी अपॉर्चुनिटी, ये सब चीजें गर्भवती माँओं को बताना चाहिए। इसके साथ साथ बराबर का अपॉर्चुनिटी मौके देने चाहिए, चाहे मेल चाइल्ड हो चाहे फीमेल चाइल्ड हो। इसमें वो नहीं करना चाहिए कि मेल चाइल्ड है तो उसका ख्याल अच्छे से रखे, वो राजा बेटा है, और फीमेल चाइल्ड है तो इससे ये नहीं होना चाहिए कि ये फीमेल हो गई तब इसका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। ये सब जो माई थी, इस सब चीजों को मिटाना है। आज के समय में ये सब चीजें बहुत कम हो गई हैं, ठीक है। तो यही है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि क्लास 12 वाले बच्चों को ये बताना बहुत, क्योंकि अब ये एडोलिसेंट से, अब ये युवावस्था में जब प्यूबर्टी एज में आ गए हैं, तो इस अवस्था में इनके अंदर बहुत सारे चेंजेस होंगे, तो इसलिए इन्हें क्लास 12th में ये चैप्टर के बारे में बताया जाता है। अवेयरनेस उन्हें होना चाहिए, प्रॉब्लम ड्यू टू अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, कि पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ रही है तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सोशल एविल, सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स जो होती हैं, ये अन एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन की कमी के कारण होती हैं। जो शिक्षक होते हैं ये स्कूलों में इस चीज को स्किप कर देते हैं, इसके वजह से बच्चों में नॉलेज कम रहता है। इस पे एक मूवी बनी है, अभी फिलहाल बनी है, ओ माय गॉड 2। इस पे सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड क्या इसके महत्व है, कैसे बच्चे इसके अभाव में क्या गलती कर सकते हैं, और जो गलती उनसे हो गया वो कितना बड़ा पाप हो सकता है। इस प्रकार की जो माइथ होती है, इसको मिटाने के लिए सेक्स एजुकेशन एडोलिसेंट वाले बच्चों को देना बहुत ही जरूरी है। पहले एक प्रॉब्लम है सैचुरेटरी बैन फॉर एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसेस है जिसे पूर्ण प्रकार से अब बंद कर दिया गया है, जिसमें फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन का, यानी कि फीटल का जो द्रव हुआ करता है, यानी जो एम्ब्रियो के अंदर जो फ्लूइड रहते थे, उस फ्लूइड को निकाल के टेस्ट किया जाता है, जिससे क्रोमोसोम पैटर्न पता चल जाता था सेल के अंदर का, उस एमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा, ठीक है, जिसे सेक्स डिटर्मिनेशन को पता करके कि अगर मेल बच्चा है तब इस फीटस को रहने दो, अगर वो फीमेल फीटस है, अगर वो फीमेल फीटस है तो इस फीटस को किल कर दो, जिससे लड़कियां हो ही ना, लड़कियां नहीं है तो लड़के होंगे तो वंश आगे बढ़ेगा। ये एक प्रकार का माइथ था। वंश बढ़ाने के लिए लड़कों को होना बहुत जरूरी भाई। तो लड़के वंश बढ़ाएंगे, अगर लड़कियां नहीं रहेंगे तो वंश कैसे आगे बढ़ेगा? क्या लड़का एक बच्चे को जन्म दे सकता है? नहीं ना। तो ये प्रकार की जो माइथ थी, इसके वजह से लड़कियों का संख्या कम होता गया और लड़कों की संख्या बढ़ती गई, ठीक है। आप पहले
अब इसकी मात्रा कंट्रोल हो चुकी है। ठीक है, फीमेल फर्टिसाइड। तो एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा प्रोसेस था जिसे हम लोग अल्ट्रासाउंड के द्वारा क्या करते थे कि बच्चे का जांच कर लेते थे। लेकिन एमनियोसेंटेसिस का डिस्कवर बस इसलिए हुआ था बच्चों कि अगर कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है तो इस डिसऑर्डर को पता करके एम्ब्रियो के अंदर ही उस बच्चे की बीमारी को ठीक किया जा सकता था। आइए बात करते हैं जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसका द ट्रिमेंडस इंक्रीज इन साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। कि अचानक से साइज और ग्रोथ पॉपुलेशन का बढ़ जाता है, इसी को हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं, यानी जनसंख्या का विस्फोट हो जाना। संख्या अचानक मात्रा में बढ़ गई। पहले कहा जाता वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज अबाउट 2 बिलियन इन 1900 एंड इट वाज 6 बिलियन 2000, यानी 2000 में इसकी संख्या कितनी हो गई, 2 बिलियन से 6 बिलियन, यानी हमारे ख्याल से 2022 में की गई थी तो इसकी संख्या हो गई है 10 बिलियंस के करीब। ठीक है, देख रहे हो कितना निरंतर संख्या बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज अबाउट 350 मिलियंस एंड इट क्रॉस 1 बिलियन इन 2000। अब हमारे मोदी जी जब भी हमारे देश को देशवासियों को संबोधित करते हैं तो बोलते हैं 125 करोड़ हमारे देशवासियों, हमारे प्यारे भाई और बहनों, यानी 145 करोड़, इतनी जनसंख्या अब हमारी हो चुकी है। ठीक है, जब पहले 2014 में थे तो उसमें 125 बोलते थे। फिर 17 में जब जीते तो 135 हो गया। अब जब लिए तो 145 हो गया। देख रहे हो संख्या कितना निरंतर 5 साल में 10 गुना बढ़ती जा रही है। 10x बढ़ती जा रही है। अब जब 2027 में जीतेंगे ना तो हमारे मोदी जी क्या कहेंगे, 155 हमारे देश के प्यारे भाई और बहनों। ठीक है, तो ये हर एक 5 साल में कितना हो रहा है, 10x किया जा रहा है। तो ये सेक्स एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस करना है कि पॉपुलेशन को कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अब रीजन क्या है हाई पॉपुलेशन बढ़ने का, तो रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। अब जो बच्चे जन्म लेते थे अब बच्चों के मरने की संख्या कम हो गई है। ऐसे ऐसे सुविधाएं, ऐसे ऐसे मशीनरी, ऐसे ऐसे डॉक्टर, ऐसी ऐसी फैसिलिटीज आ गई हैं कि अब छोटे बच्चों का मरना कम हो गया है। डिक्लाइन इन मैटरनिटी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो माँ रहती थी जब वो बच्चे को जन्म देती थी उनको पोषण न मिलने की वजह से पहले माएँ मर जाया करती थी बहुत सारी, बच्चे भी मर जाया जाते, लेकिन अब क्या हो गया इस चीज की कमी हो गई है, जिससे माँ भी सुरक्षित है और बच्चा भी सुरक्षित, यानी जच्चा बच्चा को दोनों को खतरा नहीं है। तो ये भी एक कारण हो सकता है पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए। तीसरा कारण हो सकता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अचानक से बच्चों में मृत्यु दर, जैसे उसे निमोनिया बीमारी हो गया, ठीक है, उसे सफोकेशन होने लगा, उसे डिप्थीरिया हो गया, ठीक है, और फिर उसे टाइफाइड हो गया, तो ये सब बीमारी होने की वजह से बच्चे की अचानक मौत हो जाया करती थी। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं बच्चों में कुछ बीमारियां हो जाती थी, जैसे निमोनिया हो जाता था बच्चे के अंदर, डिप्थीरिया हो सकता था बच्चे को, ठीक है, बच्चे को टाइफाइड हो गया, ठीक है, बच्चे को फीवर आ गया, ठीक है, तो ये सब, और क्या हो सकता था, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती थी, तो बच्चे के अंदर ये सब सारी चीजों की वजह से उनकी भी अचानक से मृत्यु हो जाया करती थी। लेकिन अब ये भी क्या हो गया है, कम हो गया, क्योंकि अब निमोनिया का भी दवा आ गया है, डिप्थीरिया से भी बच्चे बच जा रहे हैं, टाइफाइड फीवर, न्यूट्रिशन की कमी हो ही नहीं पा रही, क्योंकि अब हर एक लोग समझदार हो गए जो अपने बच्चों का ख्याल रख दे रहे हैं, रख 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 पा रहे हैं, जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ और भी होता जा रहा है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपुल इन रिप्रोडक्टिव एज, बहुत सारे जब लोगों की संख्या रिप्रोडक्टिव एज में क्या हो रही है, बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस रिपोर्ट क्या कहती थी कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज अबाउट 1.7% दैट इज 17 बाई 1000 ईयर इन इंडिया, मतलब कि एक साल में 1000 पे 17 बच्चे मरते थे। ठीक है, रेट एट विच आवर पॉपुलेशन कुड बी डबल इन 33 ईयर। ठीक है, अब ये 33 साल में अब ये संख्या क्या हो गई इसकी, दोगुनी बढ़ गई है। ठीक है, कि अब और भी बच्चे कम मरने लगे हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप्स टू कर्ब पॉपुलेशन। अब स्टेप्स कैसे हैं, राइजिंग मैरिजेबल एज ऑफ गर्ल्स 18 ईयर्स एंड बॉयज 21। ये नियम बनाना चाहिए कि बच्चों का शादी लड़कियों का शादी 18 साल और लड़कों का शादी 21 साल में किया जाना चाहिए। लेकिन अब
इसे और भी चेंज कर दिया गया है। लड़कियों का शादी अब जो है 25 के ऊपर होता है, लड़कों का शादी 30+ होता है। ठीक है, 25+, और लड़कों का शादी 30+ हो गया है। कहीं कहीं किसी किसी केस में 35+ हो गया है, लड़कियों का शादी 30+ हो गया है। जैसा उनका फैमिली प्लानिंग चल सके, जैसा फैमिली का सपोर्ट हो, वैसा वो ये देखा जा सकता है। कैसे हम लोग बर्थ को दूसरा पॉइंट है कि इंसेंटिव शुड बी गिवन टू कपल्स विद स्मॉल फैमिली। और हमेशा पार्टनर को, ये कपल्स को सोचना चाहिए कि एक छोटा फैमिली रहेगा तो सुखी परिवार रहेगा। कहते हैं ना, छोटा परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार। ठीक है, ये धारणा होनी चाहिए। कैसे बर्थ कंट्रोल को, कैसे बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है? तो इसमें द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ इज मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। जो छोटी फैमिली हैं उनको समझाना चाहिए कि कैसे पॉपुलेशन को ग्रोथ किया जा सकता है, उन्हें मोटिवेट, उन्हें प्रोत्साहन करना चाहिए कि छोटा फैमिली रहेगा तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, कैसे आपकी फैमिली ग्रो कर सकती है, कैसे छोटा परिवार होने की वजह से आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में भेज सकती हैं। तो छोटा परिवार होने में यही एक फायदा है। इस चीज को लेके हर एक छोटे परिवारों को प्रोत्साहन देना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड भी, जैसे यूजर फ्रेंडली, उन्हें दोस्तों की तरह उनके साथ व्यवहार करो। अब कोई भी चीज उन्हें आसानी से अवेलेबल हो सकती है। ठीक है, अगर कम लोग रहेंगे तो उन्हें हम लोग फ्रेंडली रह सकती हैं, उनमें दूरियां नहीं रहेंगी, और इजली हर एक चीज सुविधा पूर्वक हमें आसानी से अवेलेबल हो सकती है। इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विथ लीस्ट साइड इफेक्ट, बहुत कम इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। नॉन इंटरफेयरिंग विद सेक्सुअल ड्राइव्स डिजायर एंड सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर। और छोटे फैमिली, और लेकिन अगर आपको क्या करना है कि अगर आपको मीटिंग यानी कि इंटर कोर्स करना है अपने पार्टनर के साथ, तो आप ऐसे कुछ चीजों का यूज कर सकते हैं जिसका कम इम्पेक्ट होता है। ऐसी दवाएं होती हैं जिसका आप यूज करके आप अपने इस फीलिंग को बरकरार रख सकते हैं। मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल क्या हो सकते हैं? कंट्रासेप्टिव मेथड हो सकते हैं, जिसे हम फॉलोइंग कैटेगरी में डिवाइड किए गए, जैसे नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड होता है। ठीक है, इसके द्वारा हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। बैरियर मेथड का यूज करके बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जिसे आईयूडी के नाम से जानते हैं, इसका यूज करके भी हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। ओरल कंट्रोल, कुछ ऐसे पिल्स, कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जिसे खा के हम बर्थ कंट्रोल को कंट्रोल कर सकते हैं। और इंजेक्शन या इम्प्लांट्स के द्वारा भी हम बर्थ कंट्रोल को भी नियंत्रित कर सकते हैं। और सर्जिकल मेथड तो एक बड़े लेवल पे हो गया, जिसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि नेचुरल मेथड क्या हो सकता है। कि दीज आर द नेचुरल मेथड दैट वर्क ऑन प्रिंसिपल अवॉइडिंग द मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म, यानी कि ओवम और स्पर्म का मीटिंग ही ना होने दो। जैसे पीरियोडिक एब्सिस्टेंस इज अ मेथड व्हिच अ कपल अवॉइड द abstain for coitus from to 10 17 of the menstrual cycle when ovulation is expected to occur। यानी हर एक पार्टनर को अपने समझना चाहिए नेचुरली मेथड में। जैसे कि हम आप लोगों को पढ़ाए थे कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें 14 to 17 डेज क्या होता है, रिस्क डे होता है। ठीक है, तो इस दरमियान अगर कोई पार्टनर अगर इंटर कोर्स करते हैं तो उसमें स्पर्म और ओवम का मिलने का चांसेस 100% हो सकता है। तो अपने जो फीमेल पार्टनर हो अपने मेल पार्टनर को बताए कि मेरा अभी पीरियड आया 14, तो उस पीरियड जिस दिन पीरियड स्टार्ट हुआ उसके 14 to 70 डे, लेकिन आपको क्या करना है कि आप पहले से ही, यानी 12 डेज से ही लेके कम से कम 20 या फिर 22 डेज तक, यानी अगर ये जो हो जाए, यानी ये 10 डेज, यानी 10 डेज तक जो मेल पार्टनर हो फीमेल पार्टनर के पास जाने से बचे। जिसके वजह से क्या हो सकता है कि स्पर्म और ए ओवम का मेटिंग नहीं होगा, तो जिससे कि वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो ये एक नेचुरल मेथड है जिसे हम पीरियोडिक एब्सिस्टेंस के नाम से जानते हैं। क्वाइटस इंटरप्टस क्या होता है, या विड्रॉल इज मेथड इन विच मेल पार्टनर विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर इजेक्यूलेशन टू अवॉइड इंसीमिनेशन। यानी ड्यूरिंग इंटरकोर्स के दरमियान क्या करे कि मेल पार्टनर जो है अपना स्पर्म फीमेल के यूट्रस में न भेजने के बजाय बाहर गिरा दे, जिसके वजह से भी इम्प्लांटेशन से भी बचा जा सकता है, यानी मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म से भी बचा जा सकता है। तीसरा पॉइंट, लैक्टेशनल एमन्योरिया is based on the principle that during the period of lactation
आफ्टर पार्चुरेशन ओवुलेशन डज नॉट अकर, यानी कि जो मेल पार्टनर हो कि उसे लैक्टेशन पीरियड को बताना चाहिए कि ये पार्चुरेशन के बाद ही होता है। ओवुलेशन डज नॉट अकर, तो उस दरमियान क्या होता है कि ओवुलेशन नहीं होता है। ठीक है, जब तक लैक्टेशन होती है प्रोसेस, तब तक क्या होता है कि ओवुलेशन की प्रोसेस नहीं होती है। यानी जब कोई फीमेल बच्चे को जन्म दे देती है, तो जन्म देने के बाद वो बच्चे को दूध पिलाती है। जब तक वो दूध पिलाती है, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तब तक क्या होता है, ओवुलेशन की प्रोसेस नहीं होती है। जैसे ही दूध बच्चे को पिलाना बंद कर देती है कोई फीमेल, तो फिर क्या होता है, ओवुलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस दरमियान भी मेल पार्टनर अपने फीमेल पार्टनर से इंटरकोर्स कर सकता है। ठीक है, इससे बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। बैरियर मेथड क्या होता है दोस्तों? तो दिस मेथड प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्म एंड ओवम विद द हेल्प ऑफ बैरियर सच एज मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। ये दोनों के लिए बैरियर मार्केट में उपलब्ध है। जो मेल पार्टनर हो चाहे फीमेल पार्टनर हो, दोनों को ये चीज यूज करना चाहिए। जैसे कॉन्डोम्स हो गया, बैरियर मेथड ऑफ थीन रबर। ये थीन रबर होता है, लेटेक्स होता है, बहुत ही लेटेक्स सी टू कवर द पेनिस इन द मेल, या वेजाइना एंड सर्विक्स इन फीमेल। यानी मेल को जो है अपने पेनिस पे लगाना चाहिए और फीमेल को वेजाइना पे यानी सर्विक्स जो है फीमेल का उसमें लगा लेंगे। जिसकी वजह से अगर मेल का जो स्पर्म होगा वो वेजाइना में नहीं जाएगा, यानी यूट्रस में नहीं जाएगा। तो यूट्रस में नहीं जाएगा स्पर्म, तो वो एग से वो फर्टिलाइज ही नहीं हो पाएगा। तो ये एक बैरियर मेथड का यूज कर सकते हैं, जिसे इट प्रिवेंट द डिपोजिशन ऑफ इजेक्टेड सीमेन इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल। ठीक है, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स या वॉल्व्स ऐसे आते हैं जो बैरियर मेथड होते हैं, रबर दैट इंसर्टेड इनटू द फीमेल, फीमेल के वेजाइना में से इंसर्ट कर देते हैं, रबर का होता है। जैसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पूरा कवर हो जाता है, सर्विस ड्यूरिंग क्वाइटस। दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स। ठीक है, इससे भी बचा जा सकता है। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स होते हैं, जेलीस होते हैं, फोम्स होते हैं, जो यूज अलोंग द बैरियर टू इंक्रीज द कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। ठीक है, और नेक्स्ट आता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जिसे हम आईयूडी कहते हैं। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक है, आईयूडी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस क्या होते हैं। दिस डिवाइस इंसर्टेड बाय द डॉक्टर इन द यूट्रस थ्रू वेजाइना, और दे आर 3 टाइप्स ऑफ आईयूडी अवेलेबल्स। ठीक है, 3 प्रकार के आईयूडी अवेलेबल है। जैसे नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, दिस इंक्रीज फैगोसाइटोसिस स्पर्म विद इन द यूट्रस, एग्जांपल लिप्स लूप। ठीक है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, ये मोस्ट कॉमन होता है, ये आप लोग बहुत सुनेंगे। कॉपर टी ऐसे बनाया दिया जाता है, ठीक है, रिवर्स टी की तरह होता है। अब ये होता है यूट्रस, जब यहाँ से स्पर्म ऐसे इंटर करता है, तो ये होता है कॉपर टी। तो ये क्या करता है, कॉपर आयन रिलीज करता है। जैसे कॉपर आयन रिलीज करता है, ये कॉपर आयन मेल के स्पर्म के हेड पे जाके अट्रैक्ट करता है, और ये इस जो स्पर्म होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो जब इसका हेड ही मर गया, तो ये आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, जैसे phagocytosperm, the copper ion release suppress the motility and fertilizing capacity of sperm। जैसे स्पर्म की कैपेसिटी ही नष्ट हो जाती है। जैसे CUT हो गया, CU7 हो गया, मल्टील ऑफ 375, ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के नाम है। ठीक है, फॉरेन में फीमेल क्या करती हैं, अपने यूट्रस के अंदर इसे इम्प्लांट करा सकती हैं, जिससे वो किसी भी पार्टनर के साथ इंटरकोर्स कर रही हैं, वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। और इसके साथ ये जो हमारे इंडियन में ये सब फीमेल में नहीं पहनती हैं, इसलिए क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। ठीक है, और फॉरेन में क्या होता है कि वहाँ पे जो फीमेल होती हैं वो 1 2 3 4 भी पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करती हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे हार्मोन्स आते हैं, जैसे हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी होते हैं, जैसे दी में द यूट्रस इंसस्टिबल द इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म, जैसे प्रोजेस्टर, LNG-20, ये सब इनके नाम है। ये सब आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कुछ ऐसी दवा होती है जो आप खा के भी बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे ओरल कंट्रासेप्टिक है। जैसे पहले रेडियो प्रचार आता था, मैं छोटा था उसमें मुझे नहीं पता चलता था, उसमें सहेली के नाम से इस दवा के बारे में बताई जाती थी। एक धारावाहिक यानी कि कुछ ऐसे शो चलते थे सखी सहेली के नाम से, तो उसमें इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस के बारे में बताया जाता था। जिससे रेडियो क्या होता था कि हर एक मिडिल क्लास के फैमिली वाले जो हैं पेरेंट्स सुना करते थे, महिलाएं भी सुना करती जो, जिससे उनको इसके बारे में अवगत हो जाते थे कि ये बीमारी है, इस बीमारी से बचने के लिए हमें ये चीज करना चाहिए। तो ये जो प्रोग्राम चलता था उसमें
फीमेल, दो फीमेल डॉक्टर रहती थी, और एक जो मीडिया कंट्रोलर थी, वो जो सवाल पूछती थी, तो वो इन डॉक्टरों से हर एक फीमेल से रिलेटेड ये जो क्वेश्चंस हुआ करते थे, उस फीमेल के पास रखती थी, जिससे वो डॉक्टर फीमेल बताती थी कि कैसे इस चीज से हम लोग बच सकते हैं। ठीक है, तो ये सब पहले चलती थी। ये मार्केट में अभी भी दवा उपलब्ध है, बशर्ते अब इसकी जो प्रचार की जो स्टेटस है वो डिफरेंट लेवल से अब की जाती है, लेकिन प्रचार आज भी होती है। दिस इन्वॉल्व अपटेक ऑफ हार्मोनल प्रिपरेशन of either progesterone या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इन द फॉर्म ऑफ पिल्स बाय फीमेल। ऐसे दवा बनाए जाते हैं जिससे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की जो कॉम्बिनेशन की जो लेवल हो, वो फीमेल में दवा खाने के बाद वो मतलब कि उसका सिक्रीशन ही कम हो जाता है, या उसको ऐसा बना दिया जाता है कि इनका सिक्रीशन बहुत ही लो हो। ठीक है, जब लो होगा तो मेंस्ट्रुअल नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल नहीं होगा तो ओवुलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा तो स्पर्म आएगा भी तो फ्यूजन किससे करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद दे इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंड्रोजन, वही बात। फिर सहेली, जैसे मैंने बताया, एन ओरल कंट्रासेप्टिव फीमेल कंटेनिंग नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन वाज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सीडीआई। ये लखनऊ में एक ऐसी संस्था है जहाँ पे ऐसी दवाइयों को बनाया जाता है। लखनऊ में से बहुत सारे संस्थाएं हैं, सीडीआई हो गया, एनबीआरआई हो गया, ठीक है, सी मैप हो गया। इन सब जगहों पे मैंने अभी तक जो है रिसर्च साइंटिस्ट के लिए जो है मैंने इंटरव्यू दो दो तीन तीन, एनवीआई मैंने 8 इंटरव्यू अटेंड किए हैं, सीडीआई मैंने 6 इंटरव्यू अटेंड किए हैं, सी मैप में मैंने 4 इंटरव्यू अटेंड किया है। ठीक है, बस इस पे दवा कैसे बनाई जाती है, सी मैप में परफ्यूम से रिलेटेड दवा बनाई जाती है, सीडीआई लखनऊ में इस पे भी काम चलते हैं। ठीक है, पिल्स हैव अ हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू एंड फ्यू साइड इफेक्ट, लेकिन ये जो पिल्स होते हैं इनके क्या होते हैं, थोड़े मोड़े साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। तो डॉक्टर सजेस्ट, बिना डॉक्टर के सजेशन से ये चीज नहीं खाना चाहिए। ठीक है, इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स के द्वारा, जैसे प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन कैन आल्सो यूज फीमेल एज इंजेक्शन इम्प्लांट अंडर द स्किन, स्किन के अंदर इंजेक्शन के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन को डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से एफएसएस एलएस का कंट्रोल ना हो, मेंस्ट्रुअल ना हो, ठीक है, ओवुलेशन ना हो। ये प्रोसेस नहीं होगा तो स्पर्म और ओवम का फ्यूजन भी नहीं होगा। देयर मोड ऑफ एक्शन सिमिलर टू द पिल्स बट देयर इफेक्टिव पीरियड एज आर लॉन्गर, लेकिन ये एकदम सेम किसकी तरह है, दवा की तरह है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा समय के लिए होता है। और जो सबसे कॉमन मेथड, जैसे सर्जिकल मेथड, जिसे हम लोग स्टेराइलाइजेशन कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में बंध्याकरण कहते हैं, बंध्या बंध्याकरण। ठीक है, या फिर आप लोगों ने सुना है नसबंदी। ठीक है, नसबंदी का प्रचार पहले टीवी पे, रेडियो पे बहुत आता था। क्या होता है नसबंदी से, सर्जिकल मेथड में द टर्मिनल एंड परमानेंट मेथड विच ब्लॉक द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट देयर बाई प्रिवेंशन कंसेप्शन, प्रिवेंट करता है, ये परमानेंट ब्लॉक कर देता है। मेल के अंदर भी होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ द वासा डिफरेंस रिमूव्ड एंड टाइड अप थ्रू ए स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम, दिस इज कॉल्ड वैसेक्टोमी। मेल के अंदर जो होता है उसे हम लोग वैसेक्टोमी कहते हैं, जहाँ पे क्या करते हैं, वॉसा डिफरेंशिया को काट के बांध देते हैं। जब वासा डिफरेंशिया को काट के बांध देते हैं तो जो स्क्रोटम से जो स्पर्म निकलता है, ये देखो, अब देखो ये वासा डिफरेंशिया है। अब टेस्टिस है, टेस्टिस में क्या बनता है, यहाँ पे स्पर्म बनता है, यानी कि अब यहाँ से स्पर्म जब आगे बढ़ता है तो आगे जाने के बाद यहाँ से होते हुए, पेनिस से होते हुए ये यहाँ तक बाहर निकल जाता था। जब यहाँ पे ये बाहर निकलता था तो फिर ये फीमेल में जाता था। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब काट के बांध देंगे तो क्या स्पर्म यहाँ ऊपर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। यहाँ से भी स्पर्म ऊपर जाएगा, नहीं जा पाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ पे स्पर्म इकट्ठे हो जाएंगे, जिससे टेस्टिस क्या कर देता है कि स्पर्म बनाना ही बंद कर देता है। तो मेल के अंदर वासा डिफरेंशिया को कट करके, टाइट करके उसे बांध देने की प्रक्रिया को हम लोग वैसेक्टोमी कहते हैं। तो VASE से वासा डिफरेंशिया, और टॉमी का मतलब होता है स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को। और फीमेल के अंदर क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को रिमूव कर देते हैं, टाइट कर देते हैं, स्मॉल इंसिजन कट करके इन द एब्डोमेन या विजाइना, दिस इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। इनके अंदर जो फैलोपियन ट्यूब होता है उस फैलोपियन ट्यूब को ही कट करके बांध देते हैं, जिससे ये यहाँ ये ओवरी है, ओवरी से एग निकला, एग निकल के एम्पुला स्टमक जंक्शन पे वेट करेगा। अब यहाँ से स्पर्म तो आ ही नहीं पाएगा,
अगर मान लो ये दूसरा मेल है, अगर उसका स्पर्म यहाँ तक आता है, यहाँ आएगा, फिर यहीं पे रह जाएगा, क्योंकि आगे तो बढ़ ही नहीं पाएगा ना। तो अब यहाँ पे जब स्पर्म पहुंचेगा ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। तो फैलोपियन ट्यूब को कट के बांध देना, इस प्रकार के स्टेरिलाइजेशन को हम लोग ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। ठीक है, ट्यूबेक से फैलोपियन ट्यूब, वासा डिफरेंस वैसेक्टॉमी से वासा डिफरेंशिया का कटिंग कर देते हैं। तो ये सर्जिकल मेथड के द्वारा होता है। आइए एमटीपी के बारे में समझते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द इंटेंशनल या वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। एमटीपी was legalized by government of 1971 under strict condition to avoid misuse. एमटीपी is done following situation जैसे फेल्योर द contraceptive यूज ड्यूरिंग क्वाइटस या रेप्स। ठीक है, इस दरमियान पे एमटीपी का यूज किया जाता है। वेन कंटिन्यूड प्रेगनेंसी हार्मफुल या फेटल टू आइदर मदर या फीटस या बोथ। इट इज सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर दैट इज अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी सेफ होता है जब 12 वीक की प्रेगनेंसी ट्राइमेस्टर तक ये सेफ रहता है। ठीक है, ट्राइमेस्टर। ठीक है, और पहला ट्राइमेस्टर ठीक सेफ रहता है 12 हफ्ते, उसके बाद फिर आप एमटीपी का सहायता नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें बच्चे के लिंग का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, बच्चे के अंदर हर्ट आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप उसका एग्जिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होते हैं, जिसे हम लोग एसटीडी कहते हैं। इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है कि इन्फेक्शन या डिजीज दैट ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स या कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर विनरल डिजीज। ठीक है, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी इसे कहते हैं। दीज इंक्लूड गोनोरिया, साइफिलिस, जेनाइटल हर्ब्स, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ट, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी। ये सारी बीमारी। आइए बात करते हैं अर्ली सिम्टम क्या इसमें दिखते हैं। एचआईवी के बारे में दोस्तों हम लोग जब ह्यूमन डिजीज एंड हेल्थ पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम लोग एचआईवी को फुल डिटेल में पढ़ लेंगे उस दरमियान। ठीक है, अभी इन सब चीज के बारे में आप लोग नाम सुने रहेंगे। अर्ली सिम्टम क्या होती हैं ये सब बीमारियों में? सबसे पहले खुजली शुरू हो जानी होने लगती है, शुरू हो जाती है, फ्लूइड का डिस्चार्ज होने लगता है, हल्का हल्का पेन होने लगता है, स्वेलिंग हो जाते हैं जेनाइटल रीजन पे। अगर ये सब बीमारी आपको हो गई है तो सबसे पहला इसका सिम्टम कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू द क्रोनिक एसटीडी, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, इसे कहते हैं बॉर्सन स्टील बर्स कहते हैं, इक्टोपिक प्रेगनेंसीज, इनफर्टिलिटी, इवन कैंसर या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये सब सारी बीमारी भी प्रॉब्लम झेल सकते हैं आप। ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी and HIV occur by the following ways. शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई भी पर्सन से हेपेटाइटिस से ग्रसित है, एचआईवी से ग्रसित है, अगर उसके द्वारा अगर उसको इंजेक्शन लगाया गया है, वही इंजेक्शन आके दूसरे जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन है उसको लगा दिया जाए, तो जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन हो बेचारा कुछ गलत काम ही नहीं किया, फिर भी उसे एचआईवी हो जाता है। पहले के गांव में जैसे नाई रहते थे, दाढ़ी उड़ी बनाते थे, तो एक ही ब्लेड से सबका दाढ़ी बना देते थे। 3-4 पर्सन, 5-6 पर्सन का बना। गांव में अब किस प्रकार के, चाहे गांव की बात चाहे सिटी की बात करें, जो भी नाई है, जो भी डॉक्टर है, अब ये हर एक चीज का जो एक बार यूज किसी चाहे नॉर्मल व्यक्ति को भी यूज करें, तो वो निडिल हो चाहे इंजेक्शन हो, वो उसे चेंज कर दें, चाहे ब्लेड हो। ठीक है, तो उसे चेंज कर दे, 1 पर्सन पे केवल एक ही बार यूज किए जाए। तो ये अवेयरनेस हर लोगों के अंदर होनी चाहिए। ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड। ठीक है, जो इन्फेक्टेड ब्लड हो उसका ट्रांसफ्यूजन न हो, इससे भी अवॉइड किया जा सकता है। ट्रांसफर फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस थ्रू प्लेसेंटा। अब जो इन्फेक्टेड मदर है उसका जो है इन्फेक्टेड मदर से जो उसके अंदर फीटस जो बच्चा है उसके अंदर भी ये फैल सकता है। तो इसका ट्रांसमिशन इस प्रकार से भी होता है कि अगर किसी माँ को हो जाए तो सिंपल सी बात उसके बच्चे को जरूर होगा। बाई फॉलोइंग सिंपल प्रिंसिपल एसटीडी कैन बी प्रिवेंटेड। अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर, यानी कि अवॉइड करना चाहिए जिस इंसान को आप नहीं जानते उसके साथ सेक्स नहीं करना चाहिए। मल्टीपल पार्टनर के से भी सेक्स नहीं करना चाहिए। किसी एक पे जीना और किसी एक पर मरना, ये सिद्धांत लेके चलना चाहिए, लेकिन ऐसा असंभव है। मैं भी कहाँ बात कर रहा हूँ। ऑलवेज यूज कॉन्डम ड्यूरिंग क्वाइटस। जब भी इंटरकोर्स करें, क्वाइटस करें, तो उस दरमियान आप कॉन्डम का जरूर यूज करें। ये फिजिकल बैरियर, जब कुछ भी नहीं कर सकते ये तो कर ही सकते हैं आप। कॉन्टेक्ट क्वालिफाइड डॉक्टर एनी डाउट इन अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है सेक्स रिलेटेड, जैसे
जैसे आप कभी ट्रेन में सफर करेंगे, बस में सफर करेंगे, तो आपको रोडों पे, दीवालों पे लिखा रहता है कि सेक्स रोगी मिले हर सोमवार, हकीम अनवार, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे डॉक्टर मिलते हैं, तो ऐसे डॉक्टर के पास न जाएं, ठीक है। जो तंबू लगा के रहते हैं, अगर सेक्स से रिलेटेड कोई बीमारी है तो आप यहाँ पे आइए, ठीक है, आपकी बीमारी सारी दूर हो जाएंगी। ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर पता नहीं है क्वालिफाइड डॉक्टर हैं कि नहीं है, मैं वहां जाने के सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, आप ऐसे हर एक डॉक्टर के पास नहीं जा सकती हैं। नामी जानी हॉस्पिटल में जाइए जहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उनसे कंसल्ट कर सकती हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को बता सकती हैं हर एक चीज के बारे में। और फीमेल के पास, हर जो भी फीमेल हैं, उनका एक गायनी होना चाहिए, एक ऐसी डॉक्टर होनी चाहिए जिससे वो अपने सेक्स से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम बता सकती हैं। अगर किसी गर्ल्स को एमसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, उनको हर बार एमसी के दरमियान उन्हें बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, ठीक है, असहनीय दर्द हो रहा है, अगर उनके फ्लूइड डिस्चार्ज 5 डेज से ज्यादा हो रही हैं, ठीक है, और उनको भूख नहीं लगता है, ये सब अगर प्रॉब्लम हो सकती है तो ये हो सकता है कि पीसीओडी का लक्षण हो सकता है। पीसीओडी बहुत खतरनाक होती है, जिससे क्या होता है कि ओवरी के अंदर सिस्ट बनने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये फीमेल को अगर किसी लड़की है, कोई 18 साल की है, 18 प्लस है, 22 साल की है, अगर उसको ये प्रॉब्लम हो रही है मेंस्ट्रुअल के दौरान, तो गायनी से हेल्प ले सकती है, जो कि आगे चल के बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि माँ भी ना बन सके, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप डॉक्टर से सलाह ले सकती हैं। आपकी अपनी खुद की पर्सनल गायनिकोलॉजिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। आइए बात करते हैं इनफर्टिलिटी क्या होता है। तो इनफर्टिलिटी एक ऐसा प्रोसेस जैसे इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन स्पाइट अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहेबिटेशन की। इनएबिलिटी मतलब एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी पार्टनर के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है कि उसके अंदर ऐसा एबिलिटी नहीं है कि वो बच्चे को जन्म दे सके, या इनफर्टिलिटी इस कारण से हो सकता है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन के द्वारा भी वो इनफर्टिलिटी को झेलता है, ठीक है। इनफर्टिलिटी समाज के लिए कहा जाता है एक ऐसा श्राप है, ये सब माइथ है, ठीक है। ये समाज में कि अगर किसी औरत को बच्चा नहीं हो रहा है, किसी अगर पेरेंट कपल्स को बच्चे नहीं हैं, तो धरती के बोझ हैं, ठीक है। तो ऐसा माइथ नहीं रहना चाहिए, अपनी सोच को हमें बिल्ड करना है। इसका कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी में कि आजकल ये इनफर्टिलिटी का केस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, कि इसके कारण ये है कि कोई भी फिजिकल कॉन्जेनाइटल डिजीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल या इवन फिजियो साइकोलॉजिकल भी प्रॉब्लम लोगों के अंदर आज के समय में देखने को मिल रहे हैं। स्प्लाई हेल्थ केयर यूनिट्स कॉल्ड इनफर्टिलिटी क्लिनिक कुड हेल्प इन डायग्नोसिस एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट of some these disorder. The infertile couple could be assessed to have children through certain special technique called the assisted reproductive technology ART, which are given below. यानी अगर कोई पार्टनर इनएबिल मतलब इनएबल है, अगर वो बच्चे को पैदा नहीं कर सकता है, उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, तो हमारा साइंस इतना आगे जा चुका है कि ये कपल्स भी अब बच्चे मतलब कि माँ बाप बन सकते हैं, ठीक है। तो अब ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है जिसे हम लोग कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसे एआरटी के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें हर एक पेरेंट्स, हर एक कपल्स, हर एक पार्टनर माँ बाप बन सकते हैं। इसमें प्रोसेस में होता क्या है कि पहले सबसे अर्ली में या तो जो मेल पार्टनर हो चाहे फीमेल पार्टनर हो, अगर मेल पार्टनर की पूरी जांच की जाती है, ठीक है, उसके जेनाइटल ऑर्गन की, कि उसके स्पर्म सही बन रहे हैं कि नहीं, कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई डिफेक्ट है कि नहीं है, ये सब सारी प्रॉब्लम को पता करने के बाद, फीमेल में भी वही प्रॉब्लम को पता करने के बाद, फिर अगर दोनों में प्रॉब्लम है, तो मेल का स्पर्म उसके ब्लड से स्पर्म बनाया जाएगा, फीमेल के फीमेल के ब्लड से ओवम बनाया जाएगा, फिर इसको बनाने के बाद फिर इनका फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब, यानी कि दोनों के बॉडी में नहीं, बॉडी से बाहर इनका फर्टिलाइजेशन कराया गया जाएगा, फिर इन्हें एक ऐसा प्रॉपर एम्ब्रियो प्लेसेंटा खोजा जाएगा, उस प्लेसेंटा के अंदर उसे इम्प्लांट करा के तब एक बच्चे को जन्म दिया जाता है। इस सारे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। आइए समझते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम क्या होता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में बारंबार पूछने वाले
ये टॉपिक्स हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम क्या होता है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, और ये क्यों जरूरी होता है, ठीक है। आइए समझते हैं कि ये मेथड क्या होता है। इन दिस मेथड ओवा फ्रॉम द वाइफ donor female and the sperm from the husband donor male are collected induced to form zygote। मैंने वही बताया कि फीमेल से ओवा और मेल से स्पर्म। ठीक है, स्पर्म कौन देगा? हस्बैंड देगा जो डोनर होगा। ओवा कौन देगा? वाइफ ही देगी। सिंपल सी बात है। दोनों को मिला के क्या बनाया जाएगा? जाइगोट बनाया जाएगा। अभी जाइगोट को अंडर स्टिमुलेटेड कंडीशन तो लेबोरेटरी, अब इसे लेबोरेटरी के अंदर रखा जाएगा जिसमें बच्चे का जन्म होगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका नाम है आईवीएफ। हर एक जैसे एक प्रचार आती है ना, कि निसंतान से बचने के लिए सहायता ले आईवीएफ। हर एक कपल्स दुखी ना हो, आईवीएफ है आपके साथ। हर एक लोग बच्चे का सपना देख सकते हैं, अपने सपने को साकार कर सकते हैं आईवीएफ के साथ। आइए हमारे यहाँ आईवीएफ के द्वारा आप अपने बच्चे का सुख प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये सब प्रचार आपने सुना होगा। लेकिन वहीं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो कि बॉडी के अंदर हो। इन विवो, ठीक है। इन विट्रो का मतलब होता है जो बॉडी से बाहर हो। ठीक है, अब ये इन विट्रो हो रहा है, यानी ये बाहर हो रहा है बॉडी के। द जाइगोट आर अर्ली एम्ब्रियो विद 8 ब्लास्टोमियर। इट ट्रांसफर द फैलोपियन ट्यूब प्रोसेस इज कॉल्ड जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब। A chipped embryo with the 8 ब्लास्टोमियर is transferred into the uterus process का इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है, आईयूटी। अब देखो जिप्ट क्या होता है? जिप्ट ऐसी प्रोसेस होती है, हो सकता है किसी फीमेल के प्रॉब्लम में बॉडी में ये हो सकता है कि उसका ओवरी एग न बना पा रहा, लेकिन उसकी फैलोपियन ट्यूब, उसका एम्पुला इस्तेमास, उसका यूट्रस, उसके अंदर प्लेसेंटा, उसके अंदर मेसोस, अगर सारी प्रोसेस सब अच्छी हो रही है, बस उसका ओवरी एग नहीं बना पा रहा है, यानी उस फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन की प्रोसेस नहीं होती है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा जाइगोट बनाते हैं। जब वो 8 स्टेज में पहुंच जाती है, तब उसे क्या करते हैं? फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं और वो जाकर प्लेसेंटा अटैच हो जाता है, और फिर वो जो फीमेल होती है वो गर्भवती हो जाती है, यानी प्रेग्नेंट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आईयूटी। ठीक है, तो आईवीएफ एक पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन जिप्ट क्या होता है? एक ऐसा प्रॉब्लम होता है कि जाइगोट्स से बनने के पहले की जो प्रोसेस है फीमेल के बॉडी में नहीं हो रहा है। जाइगोट के बाद की जितने भी इवेंट्स होने वाली हैं वो सारी इस फीमेल के अंदर हो रहा है। तो इसको हम लोग जिप्ट कहते हैं। JIFT एक होता है। देखो, थोड़ा सा इस पॉइंट और है कि इन फीमेल हु कैन नॉट कंसीव एम्ब्रियो फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ गैमीट, वही चीज इन विवो फर्टिलाइजेशन ट्रांसफर। ठीक है, तो इसे बाहर में फर्टिलाइज करके 8 स्टेज में पहुंचा के तब इसे भेज दिया जाता है। लेकिन जिप्ट क्या हो रहा है कि जाइगोट बनने की पहले की जो प्रोसेस है वही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है कि इट इज द ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इन द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड suitable environment फॉर fertilization एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। यानी कि फीमेल के अंदर सारी प्रोसेस, गैमीट तो बन जा रहे हैं, लेकिन गैमीट तो बन जा रहे हैं लेकिन गैमीट के बाद की प्रोसेस नहीं हो रही है। तो इसके लिए प्रॉब्लम होती है कि एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर इनटू फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड suitable फॉर फर्टिलाइजेशन फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। लेकिन जब उसके फैलोपियन ट्यूब से उसे बाहर निकाल के उसे ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है जिससे फर्टिलाइजेशन हो जा सकता है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी अच्छे से हो जाएगा। तीसरा प्रोसेस है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेशन, जिसे ICSI कहते हैं। ये क्या होता है? ऐसी मैकेनिज्म जैसे इट इज अ प्रोसीजर टू फॉर्म एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी बाय डायरेक्टली इंजेक्टिंग स्पर्म इनटू एन ओवम। कि ऐसा प्रोसीजर है टू फॉर्म एन एम्ब्रियो, कि जहां पे एक एम्ब्रियो बनाया जाता है लेबोरेटरी के अंदर। कैसे? बाय डायरेक्टली इंजेक्टेड स्पर्म इनटू द, कि ओवम के अंदर डायरेक्ट स्पर्म को इंजेक्ट कर दो। तो इस मैकेनिज्म क्या कहते हैं? ICSI कहते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है दोस्तों? जिसे हम लोग AI कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन। ठीक है, ये में ऐसा मेथड, जैसे इन दिस मेथड द सीमन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड या हेल्दी डोनर आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनटू द वेजाइना या इनटू द यूट्रस, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन या IUI।
ठीक है। दिस टेक्निक यूज्ड इन द केस वेयर द मेल इज अनेबल टू इंसेमिनेट स्पर्म इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यानी कि इसमें मेल जो है अनकैपेबल है कि अपना स्पर्म को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर सके ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट्स इन द इजैकुलेशन। जब उसका इजैकुलेशन होता है उसमें स्पर्म का लेवल बहुत ही कम हो, तो इसे हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा कि फीमेल के बॉडी में उस मेल का जो है स्पर्म उसे बाहर हम लोग इन विट्रो बना के फीमेल के बॉडी के अंदर डायरेक्ट उसे हम लोग इंजेक्शन के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये किस केस में होता है कि कोई मेल के अंदर स्पर्म काउंट कम हो जाता है। ठीक है। चलिए बात करते हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू थिंक इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन सोसाइटी, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। आइए इस बारे में आंसर देख लो क्या लिखा है। इन सोसाइटी द पीपल आर अवेयर ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड टू अवॉइड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग पोस्ट नेटल केयर मदर द बेबी देन द सोसाइटी कैन हेल्दी चिल्ड्रन फ्यूचर सिटीजन ऑफ इन नेशन। दूसरा क्वेश्चन है, सजेस्ट द एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ विच नीड टू बिगिन स्पेशल अटेंशन इन द प्रेजेंट सिनेरियो। ऐसा है। इन सेक्स एजुकेशन नेसेसरी इन स्कूल, स्कूलों में सेक्स एजुकेशन क्यों जरूरी है, इसके बारे में कि as sex education necessary in school because it will provide proper information about reproductive organ, adolescent, safe and hygienic sexual practice, sexually transmitted disease के बारे में बच्चों को जानकारी दिया जा सकता है। It will provide right information to avoid myth, misconception about sex related queries, कि बच्चों में जो माइथ पहले से प्रॉब्लम है कि सेक्स से रिलेटेड बात करना गुनाह है, अपराध है, इससे हमें जेल हो सकती है, ये सारे जो माइथ हैं, मिसकंसेप्शन है, इनको दूर करना चाहिए, जो कि ये प्रारंभिक शिक्षा स्कूलों से ही बच्चों में अवेयरनेस को ला सकती है। क्या आप सोच सकते हैं कि डू यू थिंक दैट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन आवर कंट्री हैज इम्प्रूव्ड इन 50 साल, क्या 50 सालों में रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारे देश में इम्प्रूव हुई है? यदि हाँ, तो कुछ एरिया बताइए इम्प्रूवमेंट का। तो एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ आवर कंट्री इम्प्रूव 50 साल में, जैसे कुछ एरिया हैं। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरी, बेटर पोस्ट नेटल केयर ऑफ चाइल्ड एंड मदर लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल इन्फेंट मोर्टी, माओ के मरने की दर कम हो गई है, माओ के अंदर सुरक्षा दिया जा रहा है बच्चे को भी। बच्चे में ऐसा हमारी भारत सरकार ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसके वजह से कि अगर कोई फीमेल बच्चे को जन्म देती है तो उसे 2,000 3,000 रुपए दो, उसे न्यूट्रिशन दो। ठीक है, ये गांव के स्कूलों में उस फीमेल को दिया जाता है। तो ये सरकार की जो मुहिम है, इससे माओ को एक अच्छा न्यूट्रिशन मिल पा रहा है। ठीक है। इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिली, इसमें इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल, जो कपल्स हैं ज्यादातर कपल्स में उनकी जो छोटी फैमिली है वो बच्चों के साथ अच्छा है, खुशहाल है, आगे बढ़ रहे हैं। बेटर डिटेक्शन क्योर एसटीडी ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है। व्हाट आर द सजेस्टेड रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि सजेस्टेड रीजन क्या हो सकता है पॉपुलेशन हो सकता है? रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल रिप्रोडक्टिव एज। इट इज द यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव जस्टिफाइड गिवन रीजन। ठीक है, इसका जस्टिफाइड करना है। कंट्रासेप्टिव आल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है। रिमूवल ऑफ गोनाड्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड कंट्रासेप्टिव ऑप्शन। व्हाई? रिमूवल ऑफ गोनाड नॉट स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट बट विल आल्सो stop the secretion of various important hormones which are important for bodily function. This method is irreversible, thus cannot be considered contraceptive method. Amniocentesis for sex determination banned our country. It is the ban necessary comment. क्या बैन करना बहुत जरूरी हो गया था? तो as the ban is necessary because amniocentesis misuse for determining the sex of the fetus and then aborting the child as a female, कि इसे क्यों बैन कर दिया है, जरूरी इसलिए था क्योंकि जब एमनियोसेंटेटिस के द्वारा ये पता चल जाता है कि अगर फीमेल चाइल्ड है तो उस फीटस को ही गिरा दो, मार दो, कि फीमेल चाइल्ड हमें नहीं चाहिए। इसका यूज इसलिए हुआ था कि जो फैमिली जेनेटिक डिसऑर्डर है उसका पता करने के लिए, लेकिन इसका मिसयूज होने लगा थे। भारत सरकार ने इसे बंद ही कर दिया। लेकिन देखो, बंद केवल मिडिल क्लास के लिए है, बाकी बड़े बड़े लोग तो करवाते ही हैं। लेकिन हाँ, वो कि अपने गर्भ को नहीं गिरवाते हैं, अगर उन्हें पता भी चल जाता है तो नहीं गिरवाते हैं। ठीक है। The reason of infertility, suggest some method assist infertility couple have children, इसके बारे में दिया है। अभी तो ये चीज हम लोगों ने पढ़ा है। What are the measure of to take prevent the contracting STD? To avoid sex unknown partner, always use condom during coitus,
ऑलवेज कॉन्टेक्ट क्वालिफाइड डॉक्टर, ठीक है। नहीं हकीम अनवार से मिलने जाए सोमवार और रविवार और इतवार, ठीक है। तो ऐसे डॉक्टरों से दूर रहे। कुछ ऐसे ट्रू फॉल्स हैं। और ट्रू फॉल्स क्या है? अबॉर्शन कुड हैपन स्पॉन्टेनियसली टू, क्या सही है ये? अबॉर्शन कुड हैपन स्पॉन्ट क्या स्पॉन्टेनियस लगातार अबॉर्शन हो सकता है ड्यू टू इंटरनल फैक्टर लाइक इनकम्पैटिबिलिटी, अबॉर्शन कुड हैपन स्पॉन्टेनियसली, यस। infertility find the infertility of always due to abnormality defect in female partner, तो गलत बात है। infertility may also be caused due to male partner। जरूरी नहीं कि इनफर्टिलिटी केवल फीमेल के अंदर हो, मेल के अंदर भी हो सकता है इसके स्पर्म काउंट कम हो सकता है कि उसके अंदर जो स्पर्म बन रहा हो अच्छे क्वालिटी का ना हो, जिसके वजह से स्पर्म जो है ओवम के अंदर फ्यूज ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये गलत बात है। दोनों पार्टनर को ये प्रॉब्लम हो सकती है, इनफैक्टली किसी एक में नहीं हो सकती। लो यार देयर मोबिलिटी इज लेस, ठीक है वही। आ, तीसरा, कंप्लीट लैक्टेशन कुड हेल्प एज नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, तो सही बात है। लैक्टेशन अमनीडिया इज मेथड फॉर कंट्रासेप्शन, ओवुलेशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुलेशन। Finnish are creating awareness about sex-related aspect and effective method improve reproductive health of the people. Yes, true. Creating awareness about sex-related aspect, remove the myth and misconceptions about this problem. ये सब सारे मेथड हैं कि सर्जिकल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन प्रिवेंट गैमेट फॉर्मेशन, तो आंसर है सर्जिकल मेथड कंट्रासेप्शन प्रिवेंट गैमेट ट्रांसपोर्ट। बी है ऑल सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज आर कम्प्लीटली क्यूरेबल, तो यस ऑल सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज आर नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल, ये पूरा तरीके से क्यूरेबल नहीं। जैसे एचआईवी हो गया, साइफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, देखो जितने भी वायरस रिलेटेड बीमारी होती हैं उसका पूरा कंप्लीटली क्योर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है कि ओरल पील्स आर वेरी पॉपुलर कंट्रासेप्टिव अमंग द रूरल वुमेन, तो ओरल पिल्स आर वेरी पॉपुलर कंट्रासेप्टिव अमंग द अर्बन वुमेन, जो गांव की जो औरतें हैं ये ओरल पिल्स का ज्यादा यूज करती हैं। ठीक है, उनको बैरियर यूज करने नहीं आता है। इन ईटी एम्ब्रियो ट्रांसफर, ईटी का मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, एम्ब्रियो आर ऑलवेज ट्रांसफर इनटू द यूट्रस। ईटी टेक्निक एम्ब्रियो भी एट ब्लास्टोम ट्रांसफर इनटू द फैलोपियन ट्यूब एंड एम्ब्रियो मोर्स एट ब्लास्टोम आर ट्रांसफर इनटू द यूट्रस, तो ऐस सही बात है। ठीक है, तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, ये सारी चीज आज आपके कंप्लीट हो गए दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि चैप्टर आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ साथ दोस्तों हम लोग विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए चैप्टर के साथ, कि अगला चैप्टर हमारा जो होने वाला है वो मिंडल वाला चैप्टर होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बताइए। ठीक है, और इससे जो माइथ है, जो प्रॉब्लम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, इससे आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपको हर एक चीज के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे दोस्तों, शुभ रात्रि आप सभी को।